नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। फिजिक्स के इस अद्भुत दुनिया में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है और स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। यहाँ आपको बताया जाएगा कि बेटा कैसे पढ़ो, कितना पढ़ो, कैसे अपने फ्यूचर को आगे तुम ब्राइट करो। ठीक है, बेसिकली ये आपका अपना प्यारा चैनल है जिसका नाम मैंने बता ही दिया है, जिसका नाम है DNS। यहाँ पे आपको निखारने का काम किया जाता है। ठीक है, जैसा कि अगर आप नए हैं, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब भी आता हूँ मैं फ़िज़िक्स के ही टॉपिक लेके आता हूँ। अब वो फिज़िक्स चाहे इंटरेस्ट बेस्ड पे हो, चाहे फिज़िक्स आपके सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स के अंदर हो, सारे प्रकार के फ़िज़िक्स मैं आप लोग को पढ़ाते हुए दिखूँगा। लेकिन इस बार जब मैं आया हूँ तो मैं आप लोग को इससे पहले एक क्लास जा चुकी है जिसमें मैंने आपको बाकायदा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट यानी कि पार्ट ए पे आप वहाँ जाइए, आप विज़िट करिए, आपको बाकायदा प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, सर्च करिएगा। ठीक है, सेमेस्टर फिजिक्स MCQs सेकेंड सेमेस्टर आपका उस नाम से प्लेलिस्ट होगा, आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं बताता चलूँ कि अगर आप नए बच्चे हैं तो जिन बच्चों का अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के अंदर, सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के अंदर अगर उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन अगर MCQs बेस्ड पे हैं, उनके लिए मैंने टॉप 20 MCQs का मैंने बंदोबस्त यानी कि जुगाड़ किया था। और पिछली क्लास के अंदर यानी पार्ट ए के सेक्शन में मैंने थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट नंबर 4 यानी थ्योरी ऑफ रेडिएशन से मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे। मैंने बताया था कि हर एक चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, यानी कुल टोटल आपके 8 यूनिट हैं। 8 यूनिट के मैं 2-2 सेक्शन में पार्ट ए पार्ट बी करके पढ़ाऊंगा। आपको 20-20 क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन में मिल जाएगा, यानी 40 क्वेश्चन आपके हर एक यूनिट से मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पार्ट आपका जो पार्ट ए था यूनिट 4 का वो मैं करा चुका हूँ। अब आपकी बारी है पार्ट बी जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। पार्ट ए हमेशा थ्योरेटिकली क्वेश्चंस रहेगा, पार्ट बी में हम मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डालें, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर सेमेस्टर एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा है, इसलिए हमको न्यूमेरिकल चीज़ें ज़्यादा सॉल्व करनी है। आएगा MCQs। मैं बताता हूँ कि जिन कॉलेज, जिन यूनिवर्सिटीज़ में जिन बच्चों का इस बार का सेमेस्टर एग्ज़ाम MCQs बेस्ड पे है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम MCQs बेस्ड पे है, उनके लिए स्वागत है, वो यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। और बेसिकली जब बताऊँगा, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप यकीन रखिए क्लास इस ख़त्म होते होते आप लोग बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ क्वेश्चंस करके जाएंगे। क्वेश्चन तो आप लिमिटेड करके जाएंगे, लेकिन यहाँ से जो ज्ञान आपको मिलेगा वो अनलिमिटेड होगा। ठीक है, चलो पार्ट बी की पार्ट ए मैंने करा चुका हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में भी आया होगा। मैं पार्ट बी के अंदर आता हूँ। पार्ट बी में मैंने खासकर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा रखे हुए हैं। और ये जो आपका यूनिट 4 है, पार्ट ए जो आपका होता है फिजिक्स का 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए आपका थर्मोडायनेमिक्स होता है, पार्ट बी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। पार्ट ए के अंदर जो आपका चौथा यूनिट होता है जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ रेडिएशंस बोलते हैं, उस पर मैं आप लोग को MCQs करा रहा हूँ। फिर बोलता हूँ वही बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों को सेमेस्टर एग्जाम के अंदर, अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के अंदर उनका एग्जाम जो है MCQs बेस्ड हो रहा है। लेकिन यदि आप एस्पिरेंट हैं, आप जैम का एग्जाम देना चाहते हैं, आप आगे आने वाले कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज रहने वाला है। भले आपका एग्ज़ाम जो है, भले आपका एग्ज़ाम रिटन बेस्ड पे हो, लेकिन आपको एंट्रेंस देना होता है तो आपको MCQs ही सॉल्व करने होते हैं। बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम के अंदर MCQs का सेमेस्टर एग्जाम कराने का पर्पज़ यही था कि आगे बच्चों को कंपटीशन देना होता है। वो लोग MCQs नहीं सॉल्व करते, थ्योरीज पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, रिटन दे देते हैं, लेकिन वो लोग MCQs पे पकड़ नहीं होती। इसीलिए ये नई शिक्षा नीति लागू हुई थी कि बच्चे MCQs सॉल्व करें। तो यदि आप आगे जैम के एस्पिरेंट हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, आप MSc अपनी IIT से करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको जैम का एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा। फिजिक्स से करना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स से आपको क्वेश्चंस MCQs आपके सॉल्व करने पड़ेंगे। और कुछ नहीं, BSc लेवल के ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ आपको MCQs से डील करने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बेसिकली अगर आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अपने सेमेस्टर एग्जाम से अपना रिटन वाला पढ़ के अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है,
आगे आते हैं बेटा, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला क्वेश्चन। मुस्कुराओ कि पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। फिर ये पहला क्वेश्चन, कुछ आगे के कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकली होंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल में इन्वॉल्व होंगे। अभी हम अगर पहले से न्यूमेरिकल देना शुरू करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना, ठीक है। न्यूमेरिकल थोड़ा सा बहुत लंबा लिखा रहता है, लेकिन हम सॉल्व चुटकियों में करते हैं, बस हम थोड़ा पढ़ने से हेजिटेशन होता है, पढ़ने से घबरा जाते हैं ना। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू विन्स लॉ, कह रहा है विन्स के नियम के अनुसार द रेडिएशन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, जो रेडिएशन एनर्जी जो इमिट हो रही है किसी भी बॉडी से, किसी भी हॉट बॉडी से, ठीक है, किसी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें, विन्स के दो लॉ होते हैं बेटा, एक विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक विन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं कि लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, इसे विन्स कांस्टेंट भी बोला करते हैं। इसकी बी की वैल्यू है, और मैंने पिछले क्लास के अंदर इसकी वैल्यू बता दी थी बेटा 2.87 इंटू 10 टू द पावर -3, इसकी वैल्यू बता दी थी 2.87 इंटू 10 टू द पावर -3 और मीटर केल्विन, इसकी मैंने यूनिट बता दी थी, ठीक है। और इसकी यूनिट मैंने उसके टर्म में भी बता दी थी कि बेटा बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू हमारा कांस्टेंट के टर्म में HC अपॉन 4.9 ऐसे करके होता है, 4.9 इंटू के ऐसे करके होता है। तो इसके टर्म में भी मैंने आपको बाकायदा बता दिया था, ठीक है। तो इसकी बी की वैल्यू इसके टर्म में, कांस्टेंट के टर्म में ये पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। कह रहा है कि एक विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ WDL। लेकिन हमको पूछ रहा है कि विन्स जो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है कि एनर्जी डेंसिटी टेम्परेचर या वेवलेंथ पे कैसे वेरी करती है। अगर विन्स के अकॉर्डिंग विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें, विन्स के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें, जैसे हमने पढ़ते हैं रिले जीन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम लोग पढ़ते हैं प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम पढ़ते हैं विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेटा। अगर विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की बात करें तो कहते हैं कि जो स्पेक्ट्रल डेंसिटी है यू लैम्डा, स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एट द गिवन रेंज लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो स्पेक्ट्रल एनर्जी यानी जो एनर्जी डेंसिटी आ रही है, यानी कि यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, वो होता है C1 अपॉन लैम्डा के पावर 5 e टू द पावर माइनस C2 अपॉन लैम्डा इंटू टी, और इधर होता है बेटा डी लैम्डा। बेसिकली हमारा यही जो हमारा होता है यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू C1 लैम्डा के पावर 5 ई माइनस C2 अपॉन लैम्डा टी। C1 C2 कांस्टेंट हम कुछ भी रख सकते हैं। हमारा बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो हमको देखना है कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यानी कि जो एनर्जी का रिलेशन होता है वो किस तरीके से हमारे वेवलेंथ पे यानी प्रोपोर्शनल किस तरीके से होता है बेटा। तो जो एनर्जी डेंसिटी होती है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा यू लैम्डा डी लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के पावर 5, 1 अपॉन वेवलेंथ के पावर 5। तो देखो बेटा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो एकदम राइट ऑप्शन है, क्योंकि विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ऐसा होता है ना। अगर हम बात करें किसकी, रिले जीन्स लॉ के, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि रिले जीन्स के अंदर जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है कुछ इस तरीके से होती है बेटा, लैम्डा के पावर 4 पे होती है। अगर बात करें हम, ये होता है बेटा रिले जीन्स, आप समझिएगा इसको पढ़िएगा, ये होता है रिले जीन्स। और हम अगर प्लैंक रेडिएशन लॉ की बात करें तो जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द गिवन रेंज लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा वो प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन लैम्डा के पावर 5, ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा के पावर 5। बेसिकली क्या था कि एक ग्राफ जो आई थी, जो ल्यूमर और प्रिंगसर ने एक्सपेरिमेंट करके ब्लैक बॉडी का जो ग्राफ प्लॉट किया था बेटा, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी यू लैम्डा डी लैम्डा की बात करें, इस पे इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया था तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आया था बेटा। इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी ग्राफ का फार्मूला यानी मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देने के लिए विन्स साहब ने इस वाले फार्मूले से जस्टिफाई करने की कोशिश किया था, रिले जीन्स ने इस वाले फार्मूले से जस्टिफाई करने की कोशिश किया था, प्लैंक ने जो थ्योरी सक्सेसफुल हुई एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, वो प्लैंक की थ्योरी सक्सेसफुल हुई, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, वो थ्योरी सक्सेसफुल हुई। इस ग्राफ को बकायदा जिसने इसको डिराइव किया, जिसने इसको बताया मैथमेटिकली फार्मूलेशन जिसने किया, वो हमारे क्या थे, प्लैंक साहब थे, ठीक है। अगर बात करें हमारे रिले, जो हमारा क्या था, रिले जीन्स लॉ था बेटा, वो हायर वेवलेंथ पे तो लागू हो रहा था। अगर बात करें रिले जीन्स लॉ तो हायर वेवलेंथ पे तो ये ग्राफ ठीक मिल रही थी, जैसे ही लोअर वेवलेंथ पे अप्रोच कर रहे थे ये ग्राफ, ये
जो ग्राफ था ये ग्राफ डाइवर्ट कर जा रही थी बेटा। ये रिले जीन्स के अकॉर्डिंग अगर हम फार्मूले से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते तो कुछ इस तरीके से आ रहा था बेटा ना। अगर विंस के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते थे, अगर विंस के फार्मूला के अकॉर्डिंग ग्राफ प्लॉट करते थे तो ये हमारा ग्राफ बेटा, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता था। यानी कि हमारा जो शॉर्टर वेवलेंथ पे तो रिले जीन्स लॉ, हमारा शॉर्टर वेवलेंथ पे विंस लॉ जो होता था वो फॉलो करता था, लेकिन हायर वेवलेंथ पे विंस लॉ फेल हो जाता था। उसी प्रकार रिले जीन्स लॉ हायर वेवलेंथ पे तो लागू होता था, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ पे जब जाते तो वह डाइवर्ट हो जाता था। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि रिले जीन्स लॉ किस वेवलेंथ पे वैलिड था बेटा। रिले जीन्स लॉ हायर वेवलेंथ पे वैलिड था, लोअर वेवलेंथ पे फेल हो जा रहा था। विंस लॉ लोअर वेवलेंथ पे वैलिड था, हायर वेवलेंथ पे फेल हो जा रहा था। लेकिन जो हमारे प्लैंक्स लॉ था वो लोअर और हायर दोनों पे एकदम एग्जैक्ट जो ये ग्राफ मैच कर रहा था, जो येलो वाला ग्राफ था उसी ग्राफ को ये एग्जैक्ट डिस्क्राइब करता था। तो ये पहले क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, आपके आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अब बस आपको टिक करना होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आओ आपके सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप कि एक एक चीजें क्लियर हो रही होंगी। कह रहा था एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज एक्सपेरिमेंटली स्टडी बाय, मैंने इसे पहले ही बोला था, ल्यूमर और प्रिंगशन। ल्यूमर और प्रिंगशम ऐसे दो साइंटिस्ट थे, दो फिजिसिस्ट थे, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर, यानी कैसी उसकी इंटेंसिटी वेरी करती है उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, उसको उन्होंने अध्ययन किया था। किसने बेटा? ल्यूमर और प्रिंगशर ने। तो ये नाम हमको हमेशा जुबान पे रहे कि ल्यूमर और प्रिंगशर ने क्या किया था, यानी हमारे ल्यूमर साहब ने और हमारे प्रिंगशर साहब ने, ठीक है, ल्यूमर एंड प्रिंगशम ने क्या किया था बेटा, ये स्पेलिंग साथ गलत लिखा है, प्रिंगसम ना, प्रिंगसम होगा, ठीक है, जो भी होगा स्पेलिंग। तो ल्यूमर और प्रिंगसम ने क्या किया था बेटा, ये स्टीफेंस लॉ, ये हमारा जो एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रल है वो क्या किया था, वो एनालिसिस किया था किसी ब्लैक बॉडी का। आगे आते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही क्वेश्चन में करा दिया था। कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ वेवलेंथ लैम्डा एंड एनर्जी ऑफ रेडिएटेड ई लैम्डा इज रिलेटेड टू, कह रहा है बेटा, चाहे ई लैम्डा की बात करें हम कैसे भी लिख सकते हैं, यू लैम्डा लिख सकते हैं या ई लैम्डा लिख सकते हैं, उसको फर्क नहीं है। हमको पता है ये एनर्जी डेंसिटी है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है ना, रेडिएशन एनर्जी है बेटा, जिसको एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है बेटा, ई लैम्डा इन द गिवन रेंज लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, ये आता है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा के पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1, ये हमारे प्लैंक्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इधर हम डी लैम्डा लिख सकते हैं, तो इधर प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग यही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी आती है, यानी ई लैम्डा बेटा, वो प्रोपोर्शनल होती है 1 अपॉन लैम्डा के पावर 5 इन द केस ऑफ किसमें, प्लैंक्स में। तो ये बेटा आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी है इसकी सिचुएशन में ठीक है, इस सिचुएशन में सही है, बकिया सारे ऑप्शन नंबर गलत है। ये प्लैंक रेडिएशन स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा, इसको मैंने पिछले क्लास के अंदर बताया भी था, और कभी कभी पूछ जाता है कि प्लैंक का एवरेज एनर्जी, यानी प्लैंक की जो एवरेज एनर्जी होती है वो कैसे होती है बेटा, मैंने बोला नंबर ऑफ मोड से, अगर उसको एवरेज एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एवरेज एनर्जी आती थी ऑसिलेटर्स की, एवरेज एनर्जी आती थी, ई एवरेज जो आता था वो क्या आता था, आप लोग को पता होगा, वो आता था एच सी ना, जो हमारा प्लैंक रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो हम लिखते थे 8 पाई बेटा, ये नंबर ऑफ मोड 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यू डी न्यू, ये नंबर ऑफ मोड था बेटा, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोड था। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, एच न्यू अपॉन ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 से, ये प्लैंक एवरेज ऑसिलेटर था, मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था, ठीक है। चलो यहाँ पे ये आपका ये ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन के अंदर आओ, कह रहा है ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट, कोई एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, वो कैसी होगी, इज टोटली ब्लैक इन कलर। भाई मैंने बोला ब्लैक बॉडी कोई ब्लैक कलर होना जरूरी नहीं है, होता है ब्लैक होता है, ब्लैक होता भी है, ठीक है, लेकिन कोई ब्लैक बॉडी क्यों कहलाती है, मैंने बोला कि कोई भी बॉडी अगर किसी हायर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करे, या किसी लोअर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। डजंट मैटर कि उसका कलर कैसा है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे, यदि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर 1 हो जाए, इस केस में जो बॉडी होगी उसको बोलेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ठीक है।
तो हम यहाँ से देखते हैं इस टोटली ब्लैक इन कलर बेटा, ये जो कहना गलत है। कलर ब्लैक भी हो सकता है, कलर हमारा कुछ भी हो सकता है, कलर दूसरा भी कलर हो सकता है, लेकिन हाँ वो क्या करना चाहिए, सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करना चाहिए और इमिट भी करना चाहिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कैन रेडिएट्स ऑल इट्स एनर्जी, ठीक है, वो तो चलता है, वो तो रेडियस सभी प्रकार के रेडिएट एनर्जी तो सभी कर सकता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स मेड ऑफ सम आइडियल गैस नेम्ड कनिष्का, जो भी लिखा है गलत है। हाँ, एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इन, जितना रेडिएशंस बेटा इस पे इंसिडेंट हो रही है, सभी प्रकार के रेडिएशंस को, जो भी ये ब्लैक बॉडी है, ये भी कोई अगर ब्लैक बॉडी है, इस पे जितने रेडिएशंस फॉल हो रहे हैं बेटा, सभी रेडिएशंस को क्या कर जा रहा है, सभी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर जा रहा है। तो ये क्या होगा बेटा, सभी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर जा रहा है, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन पावर ए लैम्डा बेटा क्या होती है, ब्लैक बॉडी की ई होती है, सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर जाए, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ये ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आओ आपके क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं। रिले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन कह रहा है कि जो रिले जीन्स लॉ ऑफ रेडिएशन है बेटा वो कब वैलिड है। मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने ये ग्राफ बता दिया था। इधर लैम्डा होता है बेटा, इधर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है यू लैम्डा, और हम डी लैम्डा की बात करते हैं, या इंटेंसिटी वर्सेस प्लॉट करते हैं बेटा, ऐसे हम ग्राफ हमको मिलता है ना। और इस ग्राफ में हमको पता होता है कि ये जो इधर आते आते जब शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो ये ग्राफ ऐसे डाइवर्ट हो जाता है। इस ग्राफ को अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी भी बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट मतलब होता है बेटा परावैगनी तबाही, जिसको कैटास्ट्रॉफी मतलब तबाही होता है, उसको बोलते हैं बेटा। तो ये जो होता है वो बेटा रिले जीन्स लॉ होता है। तो रिले जीन्स लॉ बेटा हायर वेवलेंथ के लिए वैलिड होता है, लेकिन लोअर वेवलेंथ की तरफ आते हैं तो रिले जीन्स लॉ अपने जो मेन ग्राफ है इस वाले ग्राफ से वो डाइवर्ट कर जाता है। तो रिले जीन्स लॉ बेटा अप्लाइड फॉर अ लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए अप्लाइड होता है। और विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो बेटा वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए तरफ अप्लाई होता है, हायर वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो डाइवर्ट हो जाता है। और जो ये डाइवर्जन होता है, इस ग्राफ का जो डाइवर्जन होता है ना, डाइवर्जन होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ, यानी परावैगनी तबाही। क्यों होता है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ये पता है कि पहले जैसे कि मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है। एक किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी होती है, उसको मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं। फिर हम जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते हैं बेटा वैसे वैसे हमारा क्या होता है, वैसे वैसे हमारा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जो है डिक्रीज करती है। ग्राफ ये हमको कहता है। लेकिन हमारे जो रिले जीन्स साहब हैं वो ये बताते हैं कि जब हम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आते हैं, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब है कि हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा। अगर वेवलेंथ हाई होगा तो शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी होगी ना। कभी कभी ये पूछ देता है कि अप्लाइड फॉर लॉन्गर वेवलेंथ या अप्लाइड फॉर शॉर्टर वेवलेंथ ना। जो हमारा रिले जीन्स लॉ होता है किसके लिए अप्लाइड होता है, वो अप्लाइड होता है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए बोलते हैं, या बोल सकते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए बेटा, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी के लिए। अप्लाई फॉर लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर फ्रीक्वेंसी, अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो शॉर्टर फ्रीक्वेंसी के लिए अप्लाई होगा। किसके लिए रिले जीन्स लॉ फेल हो जाता है बेटा, लोअर वेवलेंथ या हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए फेल हो जाता है, ठीक है। अगर यही ग्राफ हम प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी वर्सेस बेटा, अगर यही ग्राफ प्लॉट करेंगे न्यू वर्सेस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी SED की बात करते हैं, हम नहीं बार बार लिख रहे हैं, तो ये ग्राफ कुछ इसी तरीके से लिखेगा। लेकिन अब ये बताएगा, जब ये जो ग्राफ होगा, अब ये बताएंगे रिले जीन्स लॉ बताएंगे कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि शॉर्टर फ्रीक्वेंसी पे तो रिले जीन्स लॉ वैलिड करता है, जब हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे तो ये क्या कर जाएगा बेटा, ये ग्राफ अपने ग्राफ से डाइवर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। तो इस ग्राफ को जो डाइवर्जेंस हो रहा है, ठीक है, जो डाइवर्जेंस हो रहा है उसको बोलते हैं क्या, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ये बता रहा है कि हमारा किसी भी बॉडी का, किसी भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर कुछ भी हो, वो क्या करेगी, वो शॉर्टर वेवलेंथ की ढेर सारी रेडिएशंस को इमिट करेगी। शॉर्टर वेवलेंथ यानी लॉन्गर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ मतलब है कि शॉर्टर फ्रीक्वेंसी यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ की ढेर सारी रेडिएशंस को इमिट करेगी, जो कि ऐसा होता नहीं था, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, इस ग्राफ को बोलते हैं बेटा अल्ट्रावायलेट। इसी ग्राफ को दूर किया था अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। क्या बोलते हैं बेटा, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी,
ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगी बेटा, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी ना, इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो ये ग्राफ है बेटा, तो इतना याद रखना, अगर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए तो मतलब शॉर्टर फ्रीक्वेंसी के लिए रिले जीन्स लॉ वैलिड होता है। हमेशा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में उल्टा रिलेशन होता है, हमेशा आपको पता होना चाहिए। आओ ये क्वेश्चंस पे आओ। कह रहा है एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू रिले जीन्स थ्योरी टेम्परेचर टी इज गिवन बाई। हमने बोला था कि अकॉर्डिंग टू रिले जीन्स जो हमारे ब्लैक बॉडी के अंदर जो ऑसिलेटर्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, इक्वी पार्टीशन एनर्जी से क्या होती है बेटा, सभी ऑसिलेटर्स की एनर्जी सेम होती है, बराबर होती है। जो एवरेज एनर्जी होती है हर एक ऑसिलेटर्स की वो कितनी होती है, K इंटू टी। यानी अकॉर्डिंग टू रिले जीन्स द एवरेज एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर इनसाइड द ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी के अंदर जो काल्पनिक ऑसिलेटर्स होते हैं उनकी एनर्जी बेटा कांस्टेंट होती है, यानी बराबर होती है, सबकी एक जैसी एनर्जी होती है। और वो कितनी होती है, E बराबर KT ना। और ये निकालते हैं किससे, और ये किससे फाइंड आउट करते हैं बेटा, ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से। क्या बेटा, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है किसी भी सिस्टम की, उस किसी भी सिस्टम की, उसके क्या होती है, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी कहती है कि मान लो किसी के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है बेटा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता की कोटि। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, कितने प्रकार से मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कहते हैं कि जितनी एनर्जी उसकी टोटल एनर्जी होती है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, तो बताते हैं कि हर एक जो हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं उसकी एनर्जी KT होती है। अकॉर्डिंग टू जो रिले जीन्स एवरेज एनर्जी ऑसिलेटर की होती है KT, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। और प्लैंक ऑसिलेटर में होता है hν अपॉन e टू द पावर hν अपॉन KT माइनस 1। ये हमारा प्लैंक ऑसिलेटर के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी होता है, क्योंकि प्लैंक ने कहा था कि एवरेज एनर्जी हर एक ऑसिलेटर की कांस्टेंट नहीं होती है, वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेटर्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहीं से बहुत बड़ा खेला शुरू हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं, आगे इस क्वेश्चंस में आते हैं। बहुत क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। कर रेडिएशन इज पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई रेडिएशन है, कोई विकिरण है बेटा, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक अपारदर्शी क्या कर रही है, पारदर्शी माध्यम से गुजर रही है। तो कह रहा है क्या होगा इनमें से, द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस। नहीं, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं कि रेडिएशन पास हो गया मीडियम में उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज डिक्रीजेड, इंक्रीज नहीं करेगा तो डिक्रीज कैसे करेगा, ये भी नहीं हो सकता। द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट चेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा द टेम्परेचर ऑफ मीडियम फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन बिकम स्टडी। जब हम बात करते हैं क्या होता है कि जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से क्या करते हैं, कोई लाइट पास करती है तो पहले उसका मीडियम का जो होता है टेम्परेचर इंक्रीज करता है, उसके बाद क्या कुछ देर बाद उसका मीडियम का टेम्परेचर क्या है, स्टडी हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन जो है इस केस में जो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि पहले फर्स्ट इंक्रीजेस, ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि फर्स्ट जो है वो फर्स्ट टेम्परेचर क्या करता है, पहले इंक्रीज करता है ना, फिर बिकम क्या हो जाता है बाद में लेटर, यानी कि बाद में बेटा, ठीक है, लेटर में क्या हो जाता है बेटा, वो स्टडी हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है बेटा, एकदम अवस्था वो स्थायी अवस्था पे आ जाता है, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कुछ चीज़ों को याद भी रखना होता है, लगाना हर चीज़ का नहीं सोल्यूशन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, क्वेश्चन आप न्यूमेरिकली लगा लोगे, जो थ्योरेटिकली क्वेश्चंस हैं वो आपके दिमाग में होने चाहिए। हर क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो सकता, क्योंकि आप 100% एक्यूरेट नहीं हैं और 100% एक्यूरेट आप हो भी नहीं सकते हैं। तो अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं, जो चीज़ ना आए उसको समझ के रटिए नहीं, समझ लीजिए, बस एक बार देख लीजिए तो आपको खुद समझ में आएगा। एग्जाम में बैठेंगे तो ये ऑप्शन आपको कम से कम 2-4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे, आप जब पढ़े रहेंगे तो 1-2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाने वाले हैं। करे गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर, करे कोई गुड एब्जॉर्बर आर हीट आर, जो भी कोई बॉडी होती है अगर वो गुड एब्जॉर्बर है तो वो गुड इमिटर भी होगी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ये कहता है कि गुड एब्जॉर्बर आर आल्सो गुड इमिटर। अगर कोई बॉडी सारा का सारा एक अच्छा खासा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रही है तो अच्छे खासे रेडिएशंस को इमिट भी करेगी, क्योंकि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। तो ये क्या होती हैं, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है कि जो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ गुड एब्जॉर्बर ना, जो भी कुछ सोखता है एब्जॉर्बर इज इक्वल टू और आल्सो गुड इमिटर, जो भी
गुड एब्जॉर्बर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अच्छे क्या होते हैं, इमीटर होते हैं। तो गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कभी कभी पूछ देता है बेटा किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, जैसे मैंने पिछली क्लास के अंदर किया था। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 का सी जो है आपका सही है। आओ नवे क्वेश्चंस के ऊपर तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चंस अभी न्यूमेरिकल आएंगे, जस्ट इसके बाद ही आएंगे। कह रहा हॉट बॉडी विल रेडिएट हीट मोस्ट रैपिडली ऑफ इट्स सरफेस इज। कह रहा है कोई हॉट बॉडी है वो रेडिएट हीट करेगा, हीट का उत्सर्जन करेगा मोस्ट रैपिडली ऑफ इट्स सरफेस इज। जब उसका सरफेस जो होगा वो किस तरीके से होगा, तो जब कोई सरफेस क्या होगा रेडिएट करेगा एनर्जी को, उसका सरफेस क्या होगा, ब्लैक होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, हॉट बॉडी रेडिएट्स हीट मोस्ट रैपिडली ऑफ इट्स सरफेसेस। उसका जो सरफेस है किस प्रकार का, उसका सरफेस ब्लैक होना चाहिए, यानी उसका सरफेस ब्लैक होना चाहिए। और अगर सरफेस ब्लैक है और रफ है, अगर काला है और खुदरा है, तो क्या करेगा बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, वो हमारा क्या करेगा, वो इमिट करेगा। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, रेडिएट हीट को क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा। ठीक है, आगे आओ आगे आओ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है। विच इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये बताओ। कह रहा है कि स्टीफेंस कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल ब्लैक बॉडीज, सभी ब्लैक बॉडीज के लिए स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट यानी कि वो बताता है, स्टीफेंस लॉ होता है कि ई जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी डेंसिटी जिसको पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी आ रही है वो होती है उसके टेम्परेचर के पावर फोर्थ पावर पर डिपेंड करती है। इसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 5.67। ठीक है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस समथिंग कितना होता है, माइनस इसकी वैल्यू मैंने पिछली क्लास के अंदर बताई थी, -11 या -8, आई थिंक -8 होता है ना, -8 होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है वाट मीटर स्क्वायर केल्विन के पावर 4। एक बार चेक कर लेना ना, आई थिंक मैंने हिसाब से सही लिखा है। तो ये क्या होती है, सभी ब्लैक बॉडीज कांस्टेंट है, सभी ब्लैक बॉडीज के लिए स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है बेटा। ठीक है, थर्मल रेडिएशन स्टेबल विद द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। थर्मल रेडिएशंस जो होती हैं, जो भी थर्मल रेडिएशंस होती हैं, अगर बात करें जो हमारी ऊष्मीय विकिरण होती है बेटा, थर्मल रेडिएशंस वो क्या होती हैं, वो हमारी जो हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। कौन सी रेडिएशंस होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है बेटा, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, यानी ये भी सही है बेटा। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो ध्रुवीकरण भी शो करेगा, व्यतिकरण भी शो करेगा, पोलराइजेशन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस तीनों शो करेगा। तो डायफ्रैक्शन है यानी कि ये शो करेगा। क्या नहीं होगा, स्टीफेंस लॉ ध्यान से पढ़ना, स्टीफेंस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हीटेड बॉडी। क्या सभी हीटेड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, इसका मतलब है नहीं। किसके लिए एप्लीकेबल है बेटा, स्टीफेंस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, केवल ब्लैक बॉडी के लिए ही स्टीफेंस लॉ एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेबल क्या होती है, केवल ऑल हीटेड बॉडी के लिए नहीं होती है, केवल ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफेंस लॉ वैलिड होती है। तो ये हमारा ऑप्शन का 10वां का ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब बताओ, अब यहां से आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन आपका यहां से स्टार्ट होता है। ध्यान से देखना, फार्मूला वही स्टीफेंस लॉ, बोल्ट्जमैन, स्टीफेंस लॉ, विन्स लॉ, और हमारा क्या है, हमारा जो रिले जीन्स लॉ, ये सब फार्मूले से ज्यादा क्वेश्चन विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा और स्टीफेंस लॉ के ऊपर क्वेश्चंस लगने वाले हैं। कह रहा है कि द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट 0 डिग्री C इज E वाट। ठीक है, कह रहा है देन द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 273 डिग्री विल बी। कह रहा है जब 0 डिग्री टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर T1 जो है, हमने मान लिया कि टेम्परेचर T1 है 0 डिग्री C है बेटा। हमको पता है टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन में होता है, और जब डिग्री सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में कन्वर्ट करना हो, तो 0 में 273 ऐड कर दो, यानी डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 273 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर T1 दिया 273 केल्विन। क्या कह रहा है, तब ये जब इसका टेम्परेचर T1 है, तो जो एनर्जी रेडिएट कर रही है उस एनर्जी की वैल्यू है क्या, E वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे कह रहा है कि जब रेडिएशन ऑफ बॉडी 273 डिग्री हो जाए, कह रहा है कि जब T2 की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, 273
डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है, उसका मतलब है, तो इसका मतलब है 273 में बेटा 273 में आप क्या जोड़ दो, अगेन 273 जोड़ दो, यानी कि हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कितना आ जाएगा 3 3 6 4 4 14, हासिल लगा 1 2 दूना 4 546 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 546 केल्विन हो जाएगा। तब पूछ रहा है कि उस केस में जब E डैश आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। हमको पता है बेटा अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ E जो होती है बेटा वो क्या होती है, सिग्मा T⁴ ब्लैक बॉडी के लिए होती है। अगर हम 2 के लिए निकालें, अपना निकालें E/E डैश निकालें, अगर हम क्या निकालें E/E डैश निकालें, ठीक है, तो बेटा ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर E डैश निकालेंगे, अगर हम E डैश निकालेंगे तो लिखेंगे सिग्मा, E निकालेंगे तो T1 लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा T⁴ दूसरे बॉडी के लिए अगर निकालेंगे तो ना, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो E/E डैश इक्वल टू T1 के पावर 4 अपॉन T2 के पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 के पावर 4, ठीक है। या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या सच इम्प्लाइड डेट इसको लिख सकते हैं क्या, E/E डैश इज इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, ये T1/T2 के पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और T1 कितना है, T1 हमारा देखो T1 कितना है, T1 है हमारा 273 नीचे 546, यानी 273/500 कितना आ जाएगा 546 के पावर 4, और 273 546 2 बार में कट जाएगा बेटा, हो जाएगा 1/2, यानी इधर बचा बेटा ऊपर लिख रहा हूँ E/E डैश इक्वल टू क्या बना 1/2 के पावर कितना बना 4, और 1 के पावर 4 का मतलब 1 होता है बेटा, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी हमारी जो नई एनर्जी ई डैश बनी वो कितनी बनी, वो पुराने वाली एनर्जी की 16 गुना हो जाएगी बेटा। जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, वो जो पहला ऑप्शन है 16E वो आपका राइट आंसर है। देखो कुछ नहीं है, बस फार्मूले में रखना है, अपना छोटा सा लॉजिक लगाना है। हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है, ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन जो आपको टक्कर देने लायक है, और कुछ नहीं है। देखो बड़ा बड़ा लिखा होता है, थ्योरी ऑफ रेडिएशन से क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे होते हैं, लेकिन लगाना आपका वही है विन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हमेशा याद रखो कोई ना कोई लगेगा। जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें, मैक्सिमम एनर्जी की बात करें, लगा दो सीधे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। जहां बात करें किसकी, जहां बात करें हमारा ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर दिया, एनर्जी दिया और वाट पर मीटर स्क्वायर बेटा, तो लगा दो तुम वहां से क्या हमारा स्टीफेंस लॉ, ठीक है। बस यही दो फार्मूले पे मैक्सिमम आपके क्वेश्चन हो जाने हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि द अर्थ, अब तुम ही सोच लो कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कह रहा देखो यहाँ पे खुद ही देख लो 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसमें वो वाला फार्मूला लगेगा एनर्जी इक्वल टू सिग्मा T⁴ वाला फार्मूला लग जाएगा, सीधे लगेगा स्टीफेंस लॉ। लेकिन पढ़ो क्वेश्चंस को, कह रहा है कि द अर्थ रिसीव एट इट्स सरफेस रेडिएशन फ्रॉम सन इज द रेट 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कोई सन है बेटा, ये सन है यानी कि ये सूरज है बेटा, ये जो एनर्जी रेडिएट कर रही है इसकी एनर्जी E की वैल्यू है कितनी बेटा, इसकी E की वैल्यू है 1400 बेटा वाट पर मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू है। क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कह रहा है कि मान लो बेटा ये सन है और ये नया हमारा क्या है बेटा, ये हमारा अर्थ है। नया क्या है, पुराना ही है लेकिन हमने बना दिया तो ये नया हो गया। ये सन है बेटा, कह रहा है सन के सेंटर से क्या कर रहा है, द सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.4, क्योंकि इसका सन के सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है बेटा, इसकी डिस्टेंस कितनी है वो हमको दे दी है 1.5 इंटू 10⁻11। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे क्या कर रहा है, एंड द रेडियस ऑफ सन, ये जो सन का रेडियस है इसकी रेडियस की वैल्यू दे दी है कितना, आर की वैल्यू दे दी है, इधर आओ, आर की वैल्यू दे दी है कितनी, ये दे दी है 7 इंटू 10⁸ मीटर। कह रहा है कि ये जो सन जो है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, ये सन जो है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर के रफ्तार से, यानी कि इसके एनर्जी से वो रेडिएशन इमिट कर रहा है, और अर्थ उसको क्या कर रही है, अर्थ का सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर रही है। कह रहा है कि ट्रीटिंग द सन एज अ ब्लैक बॉडी, सन क्या है बेटा, सन को ब्लैक बॉडी दे दिया है, क्योंकि स्टीफेंस लॉ लगाना है ना, तो ब्लैक बॉडी का आना तो जरूरी है। कह रहा है कि इट फॉलो द सरफेस टेम्परेचर, तो कह रहा है कि इसके सरफेस का टेम्परेचर कितना होगा, कितना टेम्परेचर होगा इसके सरफेस का बेटा। हाँ, अब बात दिया है यहाँ पे डिस्टेंस दिया है बेटा, मान लो कि डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया है, डिस्टेंस ऑफ सन, सेंटर ऑफ सन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो कितनी दी है 1.5 इंटू 10⁻11,
ठीक है, मीटर दे दिया है बेटा। रेडियस ऑफ सन, सन का जो रेडियस है बेटा वो कितनी दे दी है, वो तुमको दे दी है 7 × 10⁸ और ये क्या दे दी है बेटा, मीटर में इसका रेडियस दे दिया है। अब तो सब कुछ पता चल गया, तो ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये इसका रेडिएशंस इमिट कर रही है वो हमको निकालो कि जो हमारा ई जो सन जो रेडिएशंस इमिट करेगा वो क्या होगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या दे दिया है बेटा, 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा ए टी टू दी पावर 4, क्योंकि हमको एरिया भी लिखना आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो इमिट हो रही है वो 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। सन जो इमिट कर रहा है वो 1400 कर रहा है, क्योंकि स्टीफेंस लॉ कहता है, हमने एनर्जी जो नीचे एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम था बेटा, हमने क्या कर दिया, हमने सीधा एनर्जी लिख दिया, एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, सिग्मा तो कांस्टेंट होता है बेटा, 1400 लिख दिया, इसकी वैल्यू दी है 1400। सिग्मा कांस्टेंट होता है, एरिया किसका, जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी सन है, और सन का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, अगर स्फीयर का एरिया निकालना चाहोगे तो 4πr² आता है, यानी यहाँ पे लिख दोगे 4π रेडियस ऑफ सन, यानी r, कैपिटल R लिख दो, समझ में आ गया, रेडियस ऑफ सन है 4πr², और टेम्परेचर T⁴ ये टेम्परेचर ऑफ सन ही होगा, हमको टेम्परेचर ऑफ सन निकालना भी है। लेकिन कह रहा है कि अर्थ के सेंटर से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को इमिट करिए, अर्थ इसको कैच कर रहा है बेटा, रेडिएशंस को यहां जाने पे, यानी अर्थ जो है कितना रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा पर यूनिट एरिया, अर्थ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा, ये सन निकाल रहा है इतना पर यूनिट एरिया बेटा, ये क्या कर रहा है, सन इतनी एनर्जी 1400 वाट पर यूनिट एरिया क्या कर रही है, एनर्जी इमिट कर रही है, तो अर्थ कितना एब्जॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया, यानी कि इसके अगर एरिया से अगर हम डिवाइड कर देंगे 4π और इसका एरिया यानी कि डिस्टेंस, दोनों बीच का डिस्टेंस हम डिवाइड कर देंगे 4πd² से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको ये 1400 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट याद रखो ट्रिक। तो यहां से 4π से 4π कैंसिल, ठीक है, और क्या कट जाएगा बेटा, 1400 इधर आ जाएगा, 1400 मल्टीप्लाइड बाई d², क्योंकि हमको t की वैल्यू चाहिए, d², ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा, सिग्मा और r², ये क्या बन जाएगा, T⁴। ठीक है, अब यहां से बेटा 1400 डिस्टेंस की वैल्यू दी है 5 × 10⁻11 के पावर 2 कर देना, सिग्मा की वैल्यू रख देना, आपको पता है स्टीफेंस कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, वहां पे रख देना, और r की वैल्यू आपको दी है 7.10 मीटर पर सेकेंड। वहां पे T4 की वैल्यू आएगी, जब वहां से T की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 5801 केल्विन, यहाँ पे जगह नहीं है नेक्स्ट पेज पे, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको D की वैल्यू बेटा ये है, D की वैल्यू ये है, और R की वैल्यू ये है, आप पुट करिएगा, आपको सिग्मा की वैल्यू पता होगी, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिएगा, T⁴ की वैल्यू आएगी। अब T⁴ यानी इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करिएगा, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका टेम्परेचर ये केल्विन में, क्योंकि सारी चीज मीटर में है, मीटर में है, तो इसका टेम्परेचर का यूनिट भी मीटर में यानी केल्विन में ऐसा यूनिट में आएगा, यानी कि इसका ये भी आएगा। देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस भी दिया है, बच्चे निकाल के डिग्री सेल्सियस में मार के यहाँ चले जाएंगे, गलत कर देंगे, ये तो मान लो नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सेम मैच कर रहे हैं ना, आप सेम लगा के चले आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आप देखिए ये यहाँ पे जितने भी मात्रक हैं, जितने भी क्वांटिटी हैं, सबका एसआई यूनिट रख रहे हैं, वाट मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर, तो मीटर ये सब एसआई यूनिट है, तो हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो भी अपने एसआई यूनिट में ही आएगा, और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, और इसको बड़ा है इसको लगाइए, लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखो ये उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि द सन इमिट्स मैक्सिमम, देखो पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन, कुछ नहीं, हमने बोला विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और पढ़ेगा हमारा क्या, हमारा स्टीफेंस लॉ, यही दो क्वेश्चंस लगना है। जहां मैक्सिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तुरंत सोचो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में, और जहां हमारा बात करें कि हमारे एनर्जी कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कुछ दिया है वाट पर मीटर स्क्वायर ऐसा दिया है, तो बात करो सीधे हमारे स्टीफेंस लॉ की। ठीक है, तो क्या करें, इसको द सन इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन, देखो अब मैक्सिमम पता है क्या लगने वाला, विंस लगने वाला है इन येलो रीजन, लैम्डा इज इक्वल टू 5.5 × 10⁻⁷ एंड इट्स टेम्परेचर इज 5500 केल्विन। द मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम द फर्नेस अकरेंस विद द वेवलेंथ 11.10⁻⁷ मीटर इज द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस। ठीक है, सन है और कोई फर्नेस है बेटा, कह रहा है कि जो टेम्परेचर ऑफ सन है वो कितना दिया है बेटा, वो हमारा दे दिया है 5500 केल्विन। चलो केल्विन में दिया है तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अकॉर्डिंग जो लैम्डा मैक्स आ रहा है, अकॉर्डिंग टू सन के अकॉर्डिंग जो लैम्डा मैक्स आ रहा है, सन के रेडिएशन के अकॉर्डिंग जो लैम्डा मैक्स आ रहा है, क्योंकि दिया है ना मैक्सिमम रेडिएशन इन येलो रीजन, वैल्यू दे दी है कितनी,
0.5 इंटू 10⁻⁻⁷। कोई बात नहीं, मीटर में दिया है, एसआई में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एंड इट्स टेम्परेचर इतना दिया है, द मैक्सिमम रेडिएशन फ्रॉम अ फर्नेस अकर्स विद द वेवलेंथ। कोई फर्नेस है बेटा, तो लैम्डा मैक्स ऑफ फर्नेस कितना दिया है, कोई फर्नेस है, कोई होगा, कोई सबस्टांस या फिर कोई नक्षत्र तारा ग्रह होगा, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग पे नहीं जानी। जो फर्नेस है बेटा उसकी लैम्डा मैक्स कितनी दी है, वो दी है 11 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर में दी है। डजंट मीन, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट वेरी, ठीक है। अगर टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कह रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ फर्नेस FUR लिख दे रहे हैं बेटा कि टेम्परेचर ऑफ फर्नेस कितना होगा ना। हमको पता है बेटा लैम्डा मैक्स दिया, टेम्परेचर दिया, सीधे विज डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि लैम्डा मैक्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है B/T ना। अगर हम बात करें, अगर लैम्डा मैक्स सन के लिए लिखें अपन डिवाइड करें लैम्डा मैक्स फर्नेस के लिए, तो उल्टा टेम्परेचर उल्टा हो जाएगा बेटा। तो ऐसे लिखेंगे, अगर लैम्डा मैक्स ऑफ सन, ऐसे लिखेंगे लैम्डा मैक्स अपॉन सन अपॉन लैम्डा मैक्स ऑफ फर्नेस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी तो कांस्टेंट होगा बेटा ना, बी कांस्टेंट होगा, ठीक है, हर जगह कांस्टेंट होगा। अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ ये हो जाएगा, टेम्परेचर नीचे फर्नेस था, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस अपॉन टेम्परेचर ऑफ सन, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब सीधे क्योंकि बी से भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे टी था बेटा, तो टी जो इसका अगर सन का ऊपर है तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऊपर फर्नेस वाला आएगा, एफ है तो यहीं आ गया, कोई बात नहीं। सीधे दिया क्या है भैया, लैम्डा मैक्स दोनों का लैम्डा लैम्डा दिया है, आप सीधे फार्मूले में रखो, पहले कितना रखो, सन का रखो, तो कितना आ जाएगा, सीधे रखो 5.5, इसको कैलकुलेट करो, 5.5 इंटू 10⁻⁻⁷, ये दे दिया है 5.5 इंटू 10⁻⁷। इसका फर्नेस का हो गया 11, कितना हो जाएगा बेटा, 11 इंटू 10⁻⁻⁷, इक्वल टू क्या आ जाए बेटा, TF, टेम्परेचर ऑफ फर्नेस पूछ रहा है, ठीक है। इसको टेम्परेचर ऑफ फर्नेस ऐसे छोड़ देते हैं। टेम्परेचर ऑफ सन दे दिया है कितना बेटा, 5500 केल्विन, 5500 केल्विन, कोई बात नहीं सर, ये कट रहा, बिल्कुल कट रहा, 11.11 होता है, 0.5 7 से 7 कट गया, यानी ये बन गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 5500, ये हमारा क्या हुआ 5500 इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ फर्नेस ना, ठीक है। आप कैलकुलेट करो इसको, आप कैलकुलेट करो बेटा, ठीक है। आधा यानी क्या है, ये 0.5 है, यानी 5500 का आधा, 0.5 मतलब 1/2 ना बेटा, 0.5 का मतलब क्यों मल्टीप्लाई करने जाओगे, 0.5 का मतलब 1/2 है ना, तो 5500 का आधा कर दो बेटा, 5500 का आधा कर दो, 5500 का आधा करने का मतलब है टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, ये केल्विन में आ जाएगा, और 5500 यानी 27 दूना 54, 2750 हो जाएगा, यानी कि 2750 केल्विन इसका टेम्परेचर ऑफ फर्नेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ नहीं था, ये आपका सब सेम ऐसे था, तो ये आपका आंसर, देखो कुछ करना नहीं था, हमने बता दिया फार्मूला, ट्रिक बता दिया आपको, हमेशा ऐसे ही फार्मूले को, ट्रिक को यूज करने हैं। आओ ठीक है, अगला क्वेश्चन साहब बताओ, अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, करा द टू स्टार्स ए एंड बी रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट 3600 एंगस्ट्रॉन एंड 4800 एंगस्ट्रॉन, यानी मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ भी दे दिया है, यानी कि वो मैक्सिमम एनर्जी ना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करता है उसको मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं। जब कोई ब्लैक बॉडी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करता है उसको मैक्सिमम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है, वो लैम्डा m लिखते हैं, यानी कि वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन, इसको बोलते हैं। तो वो दे दिया है बेटा, लैम्डा दो बॉडी का दिया है, सन 2 स्टार का ए और बी का 3600 4800, तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो केल्विन में आएगा, ऑटोमेटिकली केल्विन में करने की कोशिश कर रहा है, आप कन्वर्ट मत करिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 2 स्टार है, यानी कि हमारा लैम्डा ए, अगर मैक्स की बात करें, अगर लैम्डा मैक्स की बात करें, अगर ए पहले वाले स्टार का वो कितना दिया है बेटा, वो हमारा दिया है 3600 एंगस्ट्रॉन। आप चाहे तो इसको एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट कर, लेकिन हमको पता है रेशियो निकालना है, कट जाएगा ना। अब 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है बेटा, आपको पता है कि ये SI यूनिट में नहीं है, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, आप रख लीजिए, लेकिन आपको पता है कटने वाला, मुझे पता है कटने वाला है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं पड़ेगा ना। लैम्डा मैक्स फॉर बी, दूसरे वाले हम क्या लिए, दूसरे वाले स्टार के लिए लैम्डा मैक्स फॉर बी, दूसरे वाले स्टार के लिए अगर हम लिखना चाहें तो 4800 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा ना, 4800 एंगस्ट्रॉन। और हम स्टीफेंस, हम बात करते हैं विज डिस्प्लेसमेंट लॉ से, तो लैम्डा मैक्स होता है b के पावर t ना। यदि हम बात करें इसी वाले फार्मूले से, लैम्डा मैक्स फॉर ए अपॉन लैम्डा मैक्स फॉर बी, दोनों का रेशियो निकालें बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, उनके टेम्परेचर का हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बी अपॉन टेम्परेचर ऑफ ए, उनके टेम्परेचर का रेशियो मिल जाएगा TB। ये पूछा है टेम्परेचर ऑफ A to B पूछ रहा है, आपका आंसर B to A आएगा। देखो गलत अभी यही होगा, 3:4 और 4:2 दो आंसर आएंगे, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, कैसे है बेटा,
3600 है, इसकी वैल्यू कितनी है आप यहाँ कैलकुलेट करिए। एक है 3600 बेटा, और एक कितना है, एक 3600 है और एक 4800 है ना। और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा TB यानी टेम्परेचर ऑफ B अपॉन टेम्परेचर ऑफ A। आप कट्टम कुट्टम करिए ना, 12 त्याई 36, 12 चौक 48 ना, 12 चौक 48 यानी टेम्परेचर ऑफ B अपॉन टेम्परेचर ऑफ A क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका 3/4 ना। आप लिख देंगे सीधे 3/4 यानी 3:4, ये ऑप्शन मार के चले आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर ऑफ A एंड B यानी टेम्परेचर ऑफ A डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ B, इसका उल्टा पूछ रहा है, हमेशा ध्यान देखना। तो क्या आ जाएगा, जब इसका उल्टा कर दोगे टेम्परेचर ऑफ A अपॉन टेम्परेचर ऑफ B तो क्या आ जाएगा, ये 4/3 आपका ऑप्शन जो भी होगा, यानी 4:3 दोनों का ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो B होगा बेटा वो B आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। 15वां क्वेश्चन मजेदार, चटकार एकदम ना, एकदम चटकार, एकदम नमकीन की तरह। करा ए बॉडी एट 300 डिग्री सेल्सियस रेडिएट्स 10⁵ वाट मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये देखा दूसरे में दे दिया और ये एनर्जी तो दे दिया, ठीक है, SI में दे दिया, लेकिन टेम्परेचर SI में नहीं है। ये हमारा MKS में है, ये हमारा CGS में है। आगे कह रहा है कोई बात नहीं, हम बदल लेंगे। इफ द सन रेडिएट्स 10⁹ वाट पर मीटर स्क्वायर टेम्परेचर इज, वाट पर मीटर स्क्वायर सीधे हमको लगाना है स्टीफेंस लॉ। देखो मैंने कुछ नहीं करना है यार, सीधे फार्मूला देखना क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, दो ही फार्मूला लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफेंस लॉ। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। कह रहा है कि बॉडी जिसका टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेल्सियस है, रेडिएट कर रहा है एनर्जी। ठीक है, कल मान लो वो बॉडी A है, जो बॉडी एनर्जी रेट कर रही है, A बॉडी है, A बॉडी जो एनर्जी उसका टेम्परेचर का है, टेम्परेचर ऑफ A जो बॉडी A है उसका टेम्परेचर कितना है, 300 डिग्री सेल्सियस है। कोई दिक्कत नहीं है, जब 300 डिग्री सेल्सियस है हम इसको फटक से कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, हमारा सबसे पहला काम है फटक से कन्वर्ट करेंगे हम इसको किसमें, केल्विन में, क्योंकि टेम्परेचर बिना केल्विन के रह ही नहीं सकता है। तो ये लिखो बेटा 300 में हम क्या जोड़ देंगे, 300 मैंने 273 पुचुक से ऐड किया तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 573 केल्विन इसका टेम्परेचर आ जाएगा। मान लो वो बॉडी A है, A बॉडी मानिए मैंने इसका A मान लिया, तो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है बेटा, जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है EA वो कितनी आ रही है, 10⁵ वाट पर मीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये SI यूनिट ही है। ठीक है, इफ द सन रेडिएट, अब बात आ गई सन की, यानी कि सन जो रेडिएट एनर्जी कर रहा है, एनर्जी जो सन रेडिएट कर रहा है बेटा वो कितना है, 10⁹ वाट पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑफ सन पूछ रहा है बेटा, टेम्परेचर ऑफ सन कितना होगा। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू σ2⁴, यानी एनर्जी कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी पावर कमिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम ना, इसको बोलते हैं पावर यानी वाट पर मीटर स्क्वायर, खुद ही दिया है। ठीक है, क्या कर रहा है बेटा, अगर दोनों का रेशियो निकाल ले बेटा, अगर एनर्जी ऑफ बॉडी A अपॉन एनर्जी ऑफ बॉडी सन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा से कैंसिल, टेम्परेचर ऑफ बॉडी A अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉडी सन के पावर क्या हो जाएगा, 4। ये हमारा हो जाएगा बेटा, सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई बात नहीं सर, EA और EB दिया है, कोई बात नहीं। ये 10⁻ दिया है सर, कितना EA दिया है 10⁵। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सन कितना दिया है, टेम्परेचर ऑफ सन दिया है 10⁹9। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कितना दिया है बेटा, ये दिया है टेम्परेचर ऑफ A का टेम्परेचर किया है 573, कितना दिया है बेटा 573 केल्विन, इसके पावर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सन, इसको पूछ रहा है बेटा, और सबके पावर कितना हो जाएगा, सबके पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ऊपर कितना हो जाएगा, ये कटेगा ऊपर जाएगा ना, कटेगा बिल्कुल कटेगा, कितना हो जाएगा 10⁻⁴। इधर लिख दो, ऊपर लिख रहे हैं, चलो अच्छा यही लिख दे रहे हैं, इधर बचेगा 10⁻, ये कटेगा ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻4, क्योंकि 9 ऊपर चला जाएगा -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 573 डिवाइड बाई टेम्परेचर ऑफ सन और डिवाइड बाई इसके पावर 4। अब क्या कर सकते हो बेटा, दोनों तरफ से पावर उड़ा सकते हो, पावर सेम है, पावर उड़ा दो, कितना बचेगा बेटा, इधर बचेगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 573 डिवाइड बाई क्या, टेम्परेचर ऑफ सन ना, टेम्परेचर ऑफ सन इतना तो आ गया हमारा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप टेम्परेचर ऑफ सन निकाल लीजिए। कोई बात नहीं सर, टेम्परेचर ऑफ सन निकाल लेते हैं ना, कितना आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सन हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 573 डिवाइड बाई 10⁻
-1, क्योंकि टी को इधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 घाते -1 है, ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 573 मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी कितना हो जाएगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा 5730, और आंसर आपका केल्विन में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने केल्विन में कन्वर्ट कर रखा है। देख लो कौन सा आंसर आएगा, 5773 डिग्री सेल्सियस भी है, और हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस तो नहीं आएगा ना। कुछ बच्चे कहेंगे अरे हमारा ये तो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कोई बच्चा घटाएगा नहीं। देखो ये डिग्री सेल्सियस में दिया है ना 573, हर आंसर, क्योंकि ये तो आने से नहीं रहा है, आप तो सीधे नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये दोनों में लग रहा है कि सर 5773, हमने तो केल्विन निकाला है। आप सोचो कि हम ही गलत किए होंगे, इसको केल्विन, इसको सेल्सियस बना देते हैं, लेकिन नहीं, आपका आंसर केल्विन में आया है। अगर आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो 5730 में से बेटा मेरे प्यारे मुन्ना 273 घटा दो ना, 273 घटा दोगे तो जो भी केल्विन में होगा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4, ये 4 2 6 हो जाएगा, और ये बचेगा 5, तो 5757, यानी ये वाला ऑप्शन जो होगा बी वाला वो आपका सही होगा, वो वाला सही नहीं होगा। अपने आंसर पे बिलीव करिए, आपका केल्विन में आया, क्योंकि सारी चीज आपने केल्विन में रखी थी, केल्विन में आया तो ऑप्शन आप देखेंगे, सोचेंगे अरे ये तो सही है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम करा, यूनिट जाए भाड़ में, सब मान के चले आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको वो उसका यूनिट भी चेक करना होता है, तो यूनिट वाइज तो ये सही है ना बेटा। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहोगे तो केल्विन में आया, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन लगाते समय, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो फिर वही आसान क्वेश्चन करा, एनर्जी इज बीइंग इमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज 127 डिग्री सेल्सियस at the rate of 1 × 10⁻⁶ watt per meter square. The temperature of black body at which their energy radiate emission is 16 × 10⁻⁶ watt per meter square. ठीक है, कोई ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर, मान लो वो पहला ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी ए, जिसका कितना है बेटा, जो एनर्जी इमिट कर रही है वो कितनी कर रही है, 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर ये एनर्जी इमिट कर रही है। उस समय उसका टेम्परेचर कितना है बेटा, उस समय टेम्परेचर ऑफ ए, कोई ब्लैक बॉडी, इसका नाम मैंने ए दे दिया है, वो कितना है बेटा, उसका नाम 127 डिग्री सेल्सियस है, 127 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमको पता है 127 में अगर 273 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, और 127 में 273 ऐड कर देंगे तो ये 300 301 400 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये 400 केल्विन हमारा क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा ना। ठीक है, ऐसा कह रहा है कि दूसरा कोई ब्लैक बॉडी है जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मान लो ब्लैक बॉडी बी है जो एनर्जी रेडिएट कर रही है कितनी, 16 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर से। तो कह रहा है कि टेम्परेचर ऑफ बी बताओ, उस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बताओ कितना होगा। ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी टेम्परेचर ऑफ ए को केल्विन में रख दिया है, तो टेम्परेचर ऑफ बी भी केल्विन में आएगा। फिर वही स्टीफन्स फार्मूला हमको बताया बेटा, ये पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, EA/EB = TA/TB अपॉन उसके पावर क्या होती है बेटा, उसके पावर 4 होती है। स्टीफन्स लॉ से सिग्मा कट गया था। ठीक है बेटा, ये कितना दिया है, 1 × 10⁻⁶, 1 × 10⁻⁶ अपॉन कितना दिया है बेटा, 16 × 10⁻⁶ ना, और इधर कितना दिया है बेटा, इधर दिया है टेम्परेचर ऑफ ए कितना दिया है 400 केल्विन डिवाइड बाय कितना, ये पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ बी, इसके पावर क्या दे दिया है बेटा, इसके पावर 4 दे दिया है। ठीक है, इसके पावर 4 दे दिया, कट गया 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कट गया, ये कितना बचा 1/16 = क्या आया, 1/16 = 400 डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ बी ना, और इसके पावर 4। अच्छा, अगर पावर 4 में लिख पाए तो 4 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो हम हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/16 इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पावर 4 1 आएगा और 2 के पावर 4 16 आ जाएगा, 1/16 है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये बराबर आ गया किसके, ये बराबर आ गया 400 डिवाइड बाय कितना बेटा, डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ बी के पावर 4 ना। ठीक है, अब क्या गया, 4 से दोनों तरफ कैंसिल, पावर कैंसिल हो जाएगा। ये बेसिकली कितना आया, ये आया 1/2 = 400 डिवाइड बाय कितना, टेम्परेचर ऑफ बी। तो टेम्परेचर ऑफ बी आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा 800 केल्विन आ जाएगा। कोई ऑप्शन देखो 800 केल्विन है, सर 800 केल्विन तो है नहीं, डिग्री सेल्सियस में दिया है,
कोई दिक्कत नहीं है। 800 केल्विन है ना बेटा, 800 में से तुम 273 घटा दो। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तुम क्या कर दो, 273 घटा दो। कितना आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, इधर हासिल लिया था बेटा इधर 2 आ जाएगा, और इधर हासिल लिया था 7 में से 2 गया 527 आ जाएगा। 527 में जो 273 जोड़ोगे देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 527 डिग्री सेल्सियस जो आपका ऑप्शन सही है ये हमारा डिग्री सेल्सियस में आ गया। यानी 800 केल्विन बोलो चाहे 527 डिग्री सेल्सियस बोलो, ये 16वां क्वेश्चन चुटकियों में उड़ गया। अगला क्वेश्चन साहब, अगला आ गया 18 17 क्या गया, कौन सा क्वेश्चन किया था इससे पहले, ये हमने क्वेश्चन किया था, हाँ ये। अगला क्वेश्चन करो, ये बताओ कह रहा अब ये बताओ कर द इफ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, फिर वही विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सन एंड मून इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10 to the power 6 इंटू एंड 10 to the power -4। देखो अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है कि जो वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ जो इमिट कर रहा है वो कह रहा है सन और मून का। देखो बेटा सन का मैक्सिमम वेवलेंथ दिया है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ सन, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ सन बेटा वो कितना दिया है, वो दिया है 0.5 इंटू 10 to the power -6, ठीक है, एंड 10 to the power -4 कह रहा मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ कितना आ गया बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मून वो कितना दिया है, वो हमारा दिया है 10 to the power -4। कितना दिया है, 10 to the power -4 ये दे दिया है हमारा। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज, हमको पता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से क्या हो रहा है बेटा, सिग्मा m इक्वल टू b/t, यानी अगर सिग्मा m निकाले किसका बेटा, सन का, अपॉन सिग्मा m अगर निकालें मून का, दोनों का अगर रेशियो निकालना चाहें तो इधर आ जाएगा बेटा टेम्परेचर ऑफ मून अपॉन टेम्परेचर ऑफ क्या आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सन का रेशियो आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ टेम्परेचर, वो पूछ रहा है सन और मून के टेम्परेचर का रेशियो, यहाँ मून और सन के टेम्परेचर हम उल्टा कर देंगे हमको मिल जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, सन का कितना दिया है 0.5 इंटू 10 to the power -6 अपॉन लेमडा मैक्स कितना दिया है, इसका दिया है 10 to the power -4 इक्वल टू कितना दिया है Tm बाई कितना आ जाएगा Ts, ठीक है। ये कुछ कट जाएगा T to the power 4, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 to the power -2, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 to the power -2, ये क्या बन जाएगा बेटा, टेम्परेचर ऑफ मून अपॉन टेम्परेचर ऑफ सन। हमको उल्टा चाहिए बेटा, हमको टेम्परेचर ऑफ सन चाहिए अपॉन टेम्परेचर ऑफ मून का रेशियो चाहिए, हो जाएगा 1/0.5 इंटू 10 to the power -2, 10 to the power माइनस ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा 1/0.5 इंटू 10 to the power -2, 10 to the power +2, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, इसको सॉल्व करो ना, यहाँ पे हासिल लोगे, यहाँ पे हासिल लोगे, इधर 2, ठीक है, दशमलव, फिर आएगा क्या, इधर हासिल लोगे तो एक जब यहाँ पे एक अंक इधर बचोगे तो क्या बचेगा आपका, जब एक पॉइंट लोगे बढ़ाओगे बेसिकली एक अंक उसको इधर खसकाओगे तो एक शून्य बढ़ाओगे, 5 दूना 10 आ जाएगा, यानी आपका बन जाएगा 2 गुणे 10 to the power -10 to the power +2, यानी आपका 200 क्या आ जाएगा बेटा, 200 आपका क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज क्या आ जाएगा, 200 जो दोनों का टेम्परेचर का जो रेशियो हो जाएगा बेटा वो 200 हो जाएगा। हाँ देख लेना, कैलकुलेशन अगर सही होगा तो 0.5 एक अंक इधर बढ़ाए बेटा, इधर क्या हो गया 5, इधर हो गया 10, 5 दूना 10, यानी 2 गुणे 10 घाते 2, यानी 200 हमारा क्या हो जाएगा, 200 हमारा रेशियो हो जाएगा दोनों का, 200/1। क्या पूछ रहा है बेटा, द रेशियो ऑफ देयर टेम्परेचर इज, यानी टेम्परेचर ऑफ सन अपॉन टेम्परेचर ऑफ मून, इन दोनों का रेशियो पूछा, टेम्परेचर ऑफ सन अपॉन टेम्परेचर ऑफ मून, ये हो जाएगा 1/0.5। इसका निकाला टेम्परेचर ऑफ सन कितना था 0.5, 10 to the power -4, दोनों को डिवाइड किया, इतना आया, सारी चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन मैच कर रहा है, सही है। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, 18 पे आओ, उसके बाद 2 क्वेश्चंस और बचे हैं और बहुत आसान है। कह रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। कह रहा है जब किसी टेम्परेचर, किसी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उधर उसमें क्या फर्क पड़ता है बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होता है b/t अकॉर्डिंग टू किसके, अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ बेटा, यानी कि लैम्डा m बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ कम होगा, तो क्या कर रहा है बेटा, जब क्या कर रहा है इंक्रीज, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी इज इंक्रीज्ड, किसी इंक्रीज कर रहा है, जब ब्लैक बॉडी का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज करेगा। और पूछ भी क्या रहा है, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो डिक्रीज कर जाएगा।
ना, ऐसा लिखेगा कि ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ऐसा तुमको नजर आ रहा होगा डिक्रीज कर जाएगा ना, ठीक है, डिक्रीज करेगा तुमको ये फार्मूला से, ठीक है, ये तुमको समझ में आ रहा है कि तुमको लग रहा है। लेकिन वो क्या कर रही है, वो डिपेंड करती है कि मटेरियल ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी का मटेरियल कैसा है ना, ब्लैक बॉडी किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डी भी वैसे भी डिक्रीज होता है, लेकिन अगर ये ऑप्शन सही है डी, तो उसमें से वो आप ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्टेन सबस्टांस इमिट्स ओनली द वेवलेंथ λ1 λ2 λ3 λ4। कोई सबस्टांस है, कोई पदार्थ है, वो λ1 λ2 λ3 λ4 इमिट कर रहा है जब वो उसका टेम्परेचर हाई है, एट हॉट टेम्परेचर। व्हेन द सबस्टांस इज कोल्डर टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर पे होगा तो इट विल ऑब्जॉर्ब द वेवलेंथ, ठीक है। तो बता, अगर कोई बॉडी लोअर हायर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर टेम्परेचर यानी सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर रही है, तो लोअर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करना चाहिए, ये कहता है किरचॉफ्स लॉ। अगर ये बॉडी हायर टेम्परेचर पे λ1 λ2 λ3 λ4 के रेडिएशंस को इमिट कर रही है, तो लोअर टेम्परेचर पे λ1 λ2 λ3 λ4 रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करना चाहिए, ये हमारा किरचॉफ्स लॉ कहता है। किसके अकॉर्डिंग बेटा, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि गुड एब्जॉर्बर और गुड इमिटर। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी हायर टेम्परेचर पे कोई बॉडी सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट कर रही है, तो लोअर टेम्परेचर पे सभी प्रकार के रेडिएशंस को इमिट करना, एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। तो ये λ2 λ2 λ3 λ4 सभी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और क्या करा, बहुत आसान है, फिर चलते चलते एक न्यूमेरिकल करके चलते हैं। क्या, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एट 200 केल्विन इज 4 माइक्रोमीटर। मैक्सिमम वेवलेंथ कर रहा है कि 200 केल्विन पे मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ कितना है, 4 माइक्रोमीटर है, ठीक है। कितना टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर कितना है, मान लो ये टी मान लो ये ए कोई बॉडी, इसका मतलब बॉडी तो ए ही, बॉडी तो चेंज हो नहीं रही है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात करें उसका मैक्सिमम, उसका टेम्परेचर कितना है बेटा, उसका टेम्परेचर हमारा, एक मिनट, ये हाँ टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर है 200 केल्विन ना। अब इसको माइक्रोमीटर है, आप इसको कन्वर्ट 2000 केल्विन है, यार एक मिनट गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। कितना है बेटा, ये 2000 केल्विन है। माइक्रोमीटर है, एक माइक्रोमीटर में 4 × 10⁻⁻6 मीटर होता है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। वैसे आंसर भी माइक्रोमीटर में दिया है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिट, जब कह रहा है कि जब टी हमारा कितना हो जाएगा, जब टी डैश नया टी हमारा कितना हो जाएगा, 2400 केल्विन हो जाएगा, उस केस में लैम्डा मैक्स डैश नया वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा मैक्स डैश कितना हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बेटा कोई बात नहीं। वही विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, लैम्डा एम इज इक्वल टू बी बाई टी, तो लैम्डा एम डैश कितना हो जाएगा बेटा, नया वाला वेवलेंथ इक्वल टू बी अपॉन विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, विंस कांस्टेंट सेम रहेगा बेटा, टी बाई टी डैश। यानी कि अगर हम लैम्डा एम बाई क्या करें, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम डैश निकालना चाहें तो यह जाएगा टी डैश बाई टी, सिंपल आएगा बेटा। लैम्डा एम कितना है बेटा, यही हमको निकालना है, लैम्डा एम दिया है 4 माइक्रोमीटर, यानी 4 × 10⁻⁻6 अपॉन लैम्डा एम डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी डैश बाई टी। टी डैश कितना है बेटा, 2400, ठीक है, अपॉन टी कितना है, टी देख लो, टी हमारा 2000 केल्विन है, ठीक है, 2000 केल्विन, ये 2400 और ये 2000 केल्विन, ठीक है, 2400। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24/20 यानी लैम्डा मैक्स की वैल्यू निकालें, एल एम डैश की वैल्यू निकालें, तिरिया गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, 20 × 4 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कितना, 24। इसको कट्टम कुट्टा करिए, आता है अगर आपको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौका 5, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 4 पचे 20, ये हो गया आपका, यानी कि 5 चौक 20, ये हो जाएगा 20/6 × 10⁻⁻6। 20/6 का वैल्यू हो गया बेटा 6 × 18, 3.33 × 10⁻⁻6। बेटा कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है बेटा, हाँ 10⁻⁻6 को माइक्रोमीटर लिखते हैं ना, तो आ जाएगा 3.33 और 10⁻6 को हम माइक्रोमीटर बोलते हैं, तो हमारा जो लैम्डा एम डैश आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, 3.33 माइक्रोमीटर आ जाएगा। तो देखो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही आंसर है। तो वादा किया वो हमने निभाया,
ठीक है, आपको 40 MCQs ताबकतोड़ मैंने कराया और आई होप कि आप सभी लोग को अब थ्योरी ऑफ रेडिएशंस वाले चैप्टर से कहीं से भी कभी भी किसी भी टाइम आपसे अगर क्वेश्चंस पूछ दिया जाए आप लोग उसको आराम से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने उसको ट्रिक भी बताया कैसे क्वेश्चंस को पकड़ा जाता है। बेटा सारे ऑप्शंस आपके पास खुले होंगे। यूनिट का अच्छा खासा ध्यान रखना, केल्विन को, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ले जाकर ट्रीट करने की कोशिश करना। बाद में भले आंसर आपका डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़े, लेकिन केल्विन टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना। तो दैट्स all about the theory of radiation, unit number 4 of the part A of the BSc second semester physics। ये रहा आपका 40 इंपॉर्टेंट MCQs, 20 मैंने पार्ट ए में कराए, 20 पार्ट बी में कराए, और ये जो वादा था वो पूरा हुआ। और जब नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे देखेंगे, जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएंगे, तो बेटा उसमें आपका यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इसी तरीके से पार्ट ए और पार्ट बी में करके हम 40 क्वेश्चंस आपको कराएंगे। और फिर कहूंगा आप नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और नोटिफिकेशन आपको आपके वीडियोस का, मेरे वीडियोस का आपको पता चलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। सारे तमाम प्रकार की सुविधाएं जो आपको दिख रही हैं, जो आपको यूट्यूब देता है, उसको अपने ऊपर अप्लाई करिए। और हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा भाई आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूं तो मेहनत आपके उस लाइक में दिखती है। और कमेंट आपका हमारे लिए बहुत आभारी है, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत आभार होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी एनर्जेटिक क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।